हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा नमस्कार। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस समय एग्ज़ाम की शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और लमसम 3 महीने बाद मैंने शुरुआत किया है। शुरू में शुरुआत किया था, उसके बाद मैंने रोक दिया था। तो आपको दिखाते हैं और बताते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ में कि मध्य पाषाण काल के विषय में, जिसका एक वीडियो मैंने फिनिश कर दिया था, अब दूसरा वीडियो फिनिश कर रहे हैं। और आपको बताएंगे नहीं, आपको एक एक शब्द अच्छा सा याद भी हो जाएगा। और एक और गारंटी इस बात में देता हूं कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं, वैसे तो भगवान की महिमा है, एग्जामिनर के मन में क्या आ जाता है, कौन से क्वेश्चन दे देता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 99% क्वेश्चंस हमारे जो बताए हुए चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उसमें से बाहर नहीं आएगा, उसी के अंदर आएगा, पहली बात। और दूसरी बात कि आपकी ये क्लास अब मैं कंटिन्यू रखूँगा और आपको प्रसन्नता होगी कि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप देखते रहेंगे और 1 से 2 बार वीडियो हमारा देख लेंगे तो आपका टोटल का टोटल यहीं पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बताता हूँ। हम मध्य पाषाण काल के विषय में बता रहे थे, तो मध्य पाषाण काल के विषय में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जब ये धरती एक गोला थी, आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, धीरे धीरे मानव जीवन की उत्पत्ति हुई और तमाम जीवों की उत्पत्ति हुई। और उसके साथ में आदमी निरंतर एक सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी डेवलपमेंट करता रहा। और उसके बाद हम पूरा पाषाण काल, उसके बाद उसका कालखंड को अभी आपको पिछले क्लास में मैंने बताया कि किस तरह से जिया। और बढ़ते 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 अब आदमी आ गया है, जो मनुष्य है वो आ गया है, मानव किस रूप में आ गया है, मध्य पाषाण काल के सीरीज में आ गया है। और आज हम बताने जा रहे हैं मध्य पाषाण काल में मानव जो है किस तरह का जीवन व्यतीत करता था। और इससे पहले मैं थोड़ी पिछली बातें भी आपको रिपीट करवा दूं, जिसमें मैंने बताया था कि मध्य पाषाण काल की खोज में C.L. कार्लाइल साहब का विशेष योगदान रहा 1867 के कार्यकाल के दौरान। और आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि उस दौरान मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। और उस माइक्रोलिथिक एज के कहने का कारण था, उस समय छोटे छोटे हथियारों की खोज हुई। 1 इंच से लेकर के 8 इंच तक के हथियार पाए गए। तो कहेंगे कि महाराज ये 8 इंच का हथियार, इंच नहीं सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का हथियार किस काम में आएगा। तो करते क्या थे कि आप एक बात ये, जब जो हम धनुष बाण मारते हैं तो धनुष का आगे का कोना छोटा सा तो होता है, बहुत ज़्यादा 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को। तो आगे जो खोज की गई किसी चीज़ में, लकड़ी में छोटे छोटे हथियारों को बांध करके शिकार किया गया, क्योंकि मध्य पाषाण काल के दौरान तमाम जीवों की उत्पत्ति हो गई थी। छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हुई, छोटे छोटे वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई, हिरण, जंगली सूअर, काले हिरण, इन सब का शिकार शुरू हो गया। और उनको मारने के लिए हमको जो है, क्योंकि वो भागते भी बहुत थे, जंगली सूअर आज भी आप पकड़ना चाहें तो एक जंगली सूअर पकड़ नहीं सकते, बल्कि आपको वो पकड़ लेगा। गांव में अच्छे किसान फेल हो जाते हैं। हिरण को तो शेर और चीता जो है दौड़ा नहीं पाते हैं। तो आम इंसान की तो बात ही अलग है। तो ऐसे लोगों को मारने के लिए मानव जो है धीरे धीरे डेवलप किया और एक नई टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं मिसाइल टेक्निक, पक्षपास्त्र का, यानी कि तीर और कमान की खोज की उसने। और तीर और कमान की जब खोज किया तो तीर के आगे नुकीला पार्ट लगाया और उस पार्ट से उसने जो है छोटे छोटे जानवरों को मारना शुरू कर दिया। इस तरह से हथियारों में भी तमाम बदलाव आए। तो इस प्रकार से हम देखें तो 1 से 8 सेंटीमीटर के हथियारों की खोज हुई, जो कि आयताकार थे, नवचंद्राकार थे, त्रिभुजाकार थे। तो इस कारण से इस युग को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। माइक्रो माने छोटा, सूक्ष्म, तो सूक्ष्म पाषाण काल के रूप में भी देखा जाता है। एक बात और कहना चाहूँगा कि इस मध्य पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। इस मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। जो पशुपालन है, अगर कहा जाए पशुपालन की शुरुआत बृहद स्तर पर कब हुई थी, तो नव पाषाण काल में हुई थी। लेकिन पशुपालन की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो वो जो है
यहाँ पर हुई थी, क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल में। जिस चैप्टर को हम पढ़ाने जा रहे हैं मध्य पाषाण काल, पहले आपको बता देते हैं मध्य पाषाण काल के विषय में हम बताने जा रहे हैं। तो इसी मध्य पाषाण काल में जो है खोज हुई थी किसकी, आग की खोज हुई थी। कहोगे क्या खोज जो है हुई थी तो लेंस लेकर ढूंढा गया था को, नहीं, आग बहुत पहले से मौजूद था, लेकिन मानव को उसका जो है उपयोग करना नहीं आता था, और जो उपयोग करना आया तो वो आया किसमें, मध्य पाषाण काल में। इसलिए जो है मध्य पाषाण काल एक बहुत ही बेहतरीन कालखंड है मानव के जीवन का, जिसमें मानव जो है धीरे धीरे अब डेवलप हो रहा है और अपनी जीवन शैली को परिवर्तित कर रहा है। इसके विषय में बता दें कि इसमें दो बातें मैंने बताई आपको। पहली चीज़ है कि इसमें आग की खोज हुई, आग की खोज हुई, और दूसरी चीज हुई कि पशुपालन की शुरुआत हुई, पशुपालन की शुरुआत हुई। आपके पास से कोई क्वेश्चन बस के जाने नहीं पाएगा, बशर्ते आप देखते रहें और समझते रहें। ये दो बातें विशेष याद रखिए, एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है, और पिछले एग्जाम में कई जगह पर पूछा गया है कि पशुपालन की खोज कब हुई थी, आग की खोज कब हुई थी, या आग की खोज मतलब आग की शुरुआत कर दें, आग की खोज करें, पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसी कार्यकाल के दौरान जो है हुई थी मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कौन सा कालखंड है, इसमें जो है 10,000 BC से लेकर 8,000 BC तक का समय काउंट किया जाता है। ये भी देख लें, 10,000 BC से लेकर के 8,000 BC तक का समय काउंट किया जाता है। के का मतलब 1000 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लें कि ये कालखंड का ये है और ये जो खोज है। और इसमें बताने लायक सबसे बड़ी बात है कि अगर पशुपालन की खोज हुई तो आदमी से पूछा जाएगा कि पशुपालन के कहाँ साक्ष्य पाए गए, साक्ष्य के विषय में भी पूछा जाता है। तो याद रखें, भीलवाड़ा जिला पड़ता है राजस्थान का, उस भीलवाड़ा जिला में एक है बागौर, बागौर है, बागौर में जो है पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। तो इसको याद करने के लिए हम थोड़ा मैप की तरफ जाएंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते, लेकिन जो बनते हैं बड़े फिक्स क्वेश्चन बनते हैं, और ज़्यादा नहीं 7-8 क्वेश्चन ही इसके अंदर बनेंगे, वही आदमी को घुमाते रहते हैं, उससे में कंफ्यूज रहता है। पशुपालन, पशुपालन के लिए आप चले जाएं इधर, तो ऐसे दिखा देते हैं। इसमें दो जगह ध्यान रखिएगा, एक है बागौर, बागौर, और दूसरा है आदमगढ़, आदमगढ़, याद रखें, आदमगढ़, आदमगढ़। ये एमपी में पड़ता है और ये राजस्थान में पड़ता है। ये पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में और ये पड़ता है राजस्थान में। इसको दो बातें ध्यान रखिए कि पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये भी पूछ लेगा। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से पाए गए, एक है बागौर, दूसरा है आदमगढ़, ठीक है। ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, ये आदमगढ़ के होशंगाबाद में है। इन दो बातों को विशेष आप ध्यान रखिएगा। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये क्लास, क्योंकि जो है इसमें आपको हर चीज़ मैं डीपली बताऊंगा, कोई चीज़ बच करके जाने नहीं पाएगा। 3 चीज़ें और हैं, उनके विषय में ध्यान रखिए। 3 नाम हैं, जो कि एक काफ़ी फेमस डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, किसी ज़माने में रंगबाजी के लिए जाना जाता था, प्रतापगढ़। मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, उसके बगल की जनपद है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में जाना जाता है ये। तो वहाँ पर भी 3 स्थान हैं और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अक्सर जो मध्य पाषाण काल, देखिए एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर से ये समझ के चलिए कि हमको टोटल फिनिश करना है। ये सोचो 20-20 पढ़ लें और कोई क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें तो उसमें बड़ी कठिनाई होती है, एग्ज़ाम में छीछाले दर हो जाएगी। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि एक एक चीज़ पढ़ते जाएंगे, आपका मजबूत होता जाएगा। और ये आ गया पहले बात, पशुपालन की शुरुआत के लिए देख लीजिए। आग की खोज मैंने बता ही दिया, पशुपालन की शुरुआत बता ही दिया। पशुपालन के जो साक्ष्य पाए गए हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं, बागौर और आदमगढ़ में। 10 बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है भाई। साफ करने वाला कपड़ा कहाँ गया, ओहो
क्षमा करें, मोबाइल को थोड़ी देर के लिए रोकूंगा वीडियो को, ताकि मैं जो इसको बोर्ड को साफ़ कर सकूं, ताकि आपको मैप के ज़रिए मैं अच्छे से बता सकूं। ठीक, थोड़ा घटा देते हैं। ठीक, ये समझ लीजिए हमारा भारत का नक्शा है, और इस नक्शे में आपको दिखाते हैं, ये हमारा राजस्थान है। इधर का जो क्षेत्र पड़ता है ये राजस्थान पड़ता है। इस राजस्थान में ही एक जगह है बागौर, भीलवाड़ा जिले में है। तो यहाँ पर पाया गया था क्या चीज़? पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य पाए गए थे। ठीक है, और दूसरी चीज़ है हमारी कौन सी जगह? मध्य प्रदेश। बहुत ही फेमस जगह है, प्यारा स्टेट है मध्य प्रदेश यहाँ पर। और यहाँ पर पाया गया था आदमगढ़, एक जगह है आदमगढ़, ध्यान रखिएगा, आदमगढ़। ये होशंगाबाद जिले में है, चाहे तो नोट कर लें चाहे तो ना नोट करें इस बात को। यहाँ पर भी क्या चीज़ पाया गया था? हमारा पशुपालन का साक्ष्य, पशुपालन का साक्ष्य। ये दो बातें तो आपको याद हो गई, 10 बार मैं बोल चुका हूँ, इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमारी जो प्राचीनतम वनस्पति पाई गई थी वो कहाँ पाई गई थी? तो वो भी ध्यान रखिए, इसी राजस्थान में एक जगह है सांभर झील। तो सांभर क्षेत्र पड़ता है, उस सांभर में पाया गया था, सांभर में प्राचीनतम वनस्पति। इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। 3 चीजें ध्यान रखिए, 1 2 3। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश का अगर आप स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चंस को पूछ ही लेता है, खास करके पूछेगा यूपी का। यहां तो खास पूछेगा ही, क्योंकि भाई ये पशुपालन की बात है, कब आया इंडिया में उसकी बात है। लेकिन और जो मेन चीज़ पूछेगा वो पूछ लेगा, आपको अभी दिखाते हैं। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, और एमपी को हटाते हैं और यूपी को लाते हैं। यूपी के स्टेट के लिए क्या पूछेगा ये भी देख रहे, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में एक जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का कुंडा भी फेमस है, वहाँ के राजा भैया भी फेमस हैं, विधायक भी रहे हैं, बाहुबली नेता भी कहे जाते हैं। तो आपको उन्हीं प्रतापगढ़ की ये कहानी लेकर चलता हूँ। प्रतापगढ़ इसी के लिए फेमस नहीं है, वास्तव में गुंडा के लिए फेमस रहा है। तो उसका कारण है कि प्रतापगढ़ में क्यों फेमस है, ये इतिहास से भी जोड़ करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर 3 चीज़ हम लिख लेते हैं। एक चीज़ है सराय नाहर, प्रतापगढ़ में एक जगह पड़ता है सराय नाहर। और दूसरी चीज़ पड़ती है क्या चीज़? महदहा। और तीसरी चीज़ पड़ती है हमारी क्या चीज़? दमदमा। ये मुस्कुरा मुस्कुरा के नाम याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नाम नहीं है ये। सरायनाहर, महदहा, दमदमा, सरायनाहर, महदहा, दमदमा, सरायनाहर, महदहा और दमदमा। इस तरह से याद कर लीजिए। तो इस सरायनाहर की खास बात, ये प्रतापगढ़ ही जिला है। ये कौन सा जिला है? यूपी का प्रतापगढ़ जिला है। इस प्रतापगढ़ के जिले में एक कब्र के अंदर 4 लाशें पाई गई थी। पहली बात, 4 नरकंकाल पाए गए थे, लाशें समझो मरमुरा गया। तो उससे पहले मैं बता दूं कि एक और क्वेश्चन बनता है कि वाह आक्रमण के साक्ष्य कहाँ पाए गए थे? तो वो पाया गया था सरायनाहर में। छत बिछत अवस्था में डेड बॉडी कहाँ पाई गई? तो सरायनाहर में। सरायनाहर में एक स्थान मिला, उस स्थान पर ढेर सारे नरकंकाल पाए गए। कितने पाए गए? 37 नरकंकाल पाए गए यहाँ पर। तो उन 37 नरकंकालों में जब पाया गया तो उसको सर्च किया गया, तो भाई ऐसे तो नरकंकाल मिलेंगे नहीं। उसके 2 कारण हैं, या तो सामूहिक नरसंहार किया गया हो या बाहर से कोई आक्रमण किया गया हो। तो यहाँ पर 37 नरकंकाल पाए गए। इसी कारण से कहा जाता है कि वाह्य आक्रमण के साक्ष्य कहाँ पर पाए गए? तो सरायनाहर में पाए गए। और या फिर सामूहिक नरसंहार कहाँ पाया गया?
तो सराय नहर पाया गया। और एक बात और पूछी जाती है कि एक कब्र के अंदर चार नरकंकाल कहाँ पाए गए, तो भी कहाँ पाए गए थे, सराय नहर में पाए गए थे। तो ये बात है, इन एक प्रतापगढ़ की कहानी याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, एक तो हो गया सामूहिक नरसंहार, सामूहिक नरसंहार के विषय में चाहे लिख दो, चाहे वाह आक्रमण के विषय में लिख दो, वाह आक्रमण के विषय में लिख दो। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज क्या पाई गई यहां पर, दूसरी चीज पाई गई, एक कब्र के अंदर 4 लाशें, एक कब्र में 4 नरकंकाल पाए गए। ऐसे पूछेगा एग्जाम में, एक कब्र के अंदर कितने नरकंकाल, 4 नरकंकाल कहाँ पाए गए, तो सराय नहर पाए गए। ठीक भैया। ठीक इसी तरह महादाह के विषय में, महादाह में ज्यादा याद नहीं करना है, बस इतना याद करना है, हड्डी के उपकरण पाए गए, हड्डी के उपकरण पाए गए, और प्लस युगल समाधान पाया गया है। युगल माने जोड़े में जब बंद कर दिए जाते हैं कब्र के अंदर, तो युगल समाधान पाए गए हैं। एक कब्र के अंदर यानी 2 लाशें पाई गई हैं, तो युगल समाधान हो गया। ठीक है, साथ साथ में दफनाए गए हैं। और दमदमा में क्या चीज है, दमदमा में याद रखिए आप कि यहां पर दमदमा में एक कब्र के अंदर 3 नरकंकाल पाए गए हैं। ये भी बात ध्यान रखिए। तीन नरकंकाल पाए गए, ये देखिए, है ना, ये बना दिया हमने नरकंकाल। ठीक है, तो 3 नरकंकाल कहाँ पाए गए हैं, दमदमा के अंदर। तो कभी भी एग्जामिनर जो कंफ्यूज करता है वो यही कंफ्यूज करता है, या तो इस क्वेश्चन को उठाएगा, इस क्वेश्चन को उठाएगा, और 3-4 में आदमी क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। और ये भी यूपी का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है उत्तर प्रदेश वालों के लिए। इस सराय नहर जो पड़ेगा हमारा, सराय नहर, इसमें एक जो है कब्र के अंदर 4 नरकंकाल पाए गए, सामूहिक नरसंहार पाया गया, 26 स्तंभ पाए गए, दमदमा में हड्डी के उपकरण वगैरह पाए गए, युगल समाधान पाया गया है, और महादाह में और दमदमा में जो है हमारे एक कब्र के अंदर 3 डेड बॉडियाँ पाई गई हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट है। और ये भी पूछा जाए कि इन सब में प्राचीनतम स्थल कौन है, तो नंबर 1 में प्राचीनतम इसको बताएंगे कि सबसे प्राचीनतम मध्य पाषाण काल में, दूसरा महादाह को देंगे, और तीसरा नंबर किसको देंगे आप, दमदमा को देंगे। कभी कभी पूछ लेता है कि इन सब में सबसे पुराना स्थल कौन है, तो वो उसको क्या कहेंगे, सराय नहर, महादाह, दमदमा। ठीक है, इस तरह से इसका भी काम जो है ख़त्म है। आप इस बात को समझ लीजिए, भली भांति याद कर लीजिए। ज़्यादा मैंने नहीं बताया, बागोर के विषय में बताया, आदमगढ़ के विषय में बताया, प्रतापगढ़ के विषय में बताया, प्रतापगढ़ के 3 जगह के विषय में बता दिया है। और इतना ही आपको जानकारी में होना चाहिए, और इतना ही घूम फिर करके आएगा। इसके अलावा और कुछ खास इसमें जानने काबिल नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। और वैसे तो लिखैया है, मोहाना है, बगली खोर है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। अरे बताना, चलो मैं मिटा दिया है तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा अगर कभी पूछ ले कि मिर्ज़ापुर में, तो क्या है, मिर्ज़ापुर में लिखैया, मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर, ये भी ध्यान रखिए, मिर्ज़ापुर में, बस नाम ध्यान रखिए, इसमें ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा। एक है लेखैया, दूसरा मोहाना, और तीसरा है चुगली खोर, नहीं भैया, बगली खोर, बगली खोर। ये 3 जगह पर भी नरकंकाल वगैरह पाए गए थे। तो इसमें से 17 नरकंकाल तो यहीं पाए गए थे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि लेखैया, मोहाना, बगली खोर, इन 3 चीज़ों को भी समझा रखिए कि ये कहाँ पर पढ़ते हैं, तो मिर्ज़ापुर में पढ़ते हैं। और इससे आप ध्यान रखेंगे, आपको आसानी होगी याद करने में।
उत्तर प्रदेश में ये स्थान है, लिखैया, मुहाना और बगलीखोर। इसको भी जो है व्यक्ति को अपना याद रखना चाहिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और मध्य पाषाण काल में इससे ज़्यादा घूम फिर करके कुछ नहीं आएगा। जिसको ना समझ में आए वो हमारा वीडियो दोबारा देख ले, और जिसको थोड़ा और डीपली जाना हो तो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसको मैंने थोड़ा डिटेल में बोला है और उसके बाद मैं इस वीडियो पर आया हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो अन्य लोगों को आप दिखाइए, ताकि लगे कि हाँ, हमारी जो मेहनत है, शिक्षा है, आप लोगों के लिए जो जा रही है वो सफल हो रही है। और मैं एक बात की गारंटी देता हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊँगा इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर मध्य पाषाण काल में उठा कोई भी बुक देख लीजिए तो उस बुक्स में इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, और इतने में ही आपका टोटल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो वैसे नमस्ते।